सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रामतिल की खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका समाधान। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों की जगनी के नाम से जाने जाने वाली रामतिल एक तिलहनी फसल है। मध्य प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, दिंदौरी, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में की जाती है। रामतिल की फसल को नमी के अभाव में, विषम परिस्थितियों में, अनुउपजाऊ और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी उगाया जा सकता है। तो आप कैसे करें इसकी खेती, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, आज हम रामतिल फसल की बात करते हैं, जो कि खरीफ की एक मुख्य फसल है। ये तेल के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी का चयन करें कि आपकी मृदा कैसी है। तो ये सभी तरह की मृदाओं में हो जाती है, लेकिन अच्छी जल, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव फसल है पानी के प्रति, तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की जब तैयारी करते हैं तो 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर अच्छे से पाटा चला दे। और जो इसका बीज चूँकि बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए जो हमारी मृदा की जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए ताकि जो पौधे का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छे से हो सके। यदि हमारे इसमें ढेले रहेंगे तो हमारा जो बीज बहुत हल्का होता है वो ढेलों में चिपक जाएगा और हमारा अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो विशेष ध्यान रखें कि आप इसका जो मिट्टी का भुरभुरापन है वो बिल्कुल बेस्ट हो, आपका बहुत अच्छा हो। रामतिल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद उपलब्ध होने पर 12 से लेकर 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय में मिट्टी में मिलावें। रासायनिक उर्वरकों में बुआई से पहले 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम स्फुर और 10 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसके अलावा बुआई के 30 दिन बाद निंदाई के समय 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त नाइट्रोजन देना लाभकारी पाया गया है। अब बात आती है, इसमें मेन बात आती है किस्मों की। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो किस्म है वो आपकी JNC 6, JNC 1, JNC 9 अच्छी वैरायटी हैं। इसी प्रकार एक विरसा नाइजर है और विरसा नाइजर 2, 3, विरसा नाइजर 1, ये वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं। एक जबलपुर नाइजर है, वो एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसे आप ले सकते हैं। फिर आप अपने जो स्थानीय क्षेत्र, जो आपके लोकल किसान हैं, आप उनसे संपर्क कर कर अच्छा बीज ले सकते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। तो किसान भाई, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं और अपनी मिट्टी के दशा के हिसाब से बीजों का प्रयोग करके आप अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है इसके बीज दर की। तो किसान भाइयों, जो रामतिल का बीज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। उसमें आप 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको आप रख सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है बीज उपचार की। इसके लिए आप थायरम को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें थायरम जो पाउडर आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा लें और 1 किलोग्राम बीज लेकर उसको अच्छे से मिलाकर उसको आप थोड़ी देर रखकर फिर आप इसकी बोनी कर सकते हैं। आमतौर पर रामतिल की बुआइयां छिटकवा विधि से की जाती है। इस विधि से बुआई करने से बीज अंकुरण एक सार नहीं होता है, जिससे खेत में प्रति इकाई पौधों की संख्या अपर्याप्त रह जाती है।
फलस्वरूप छिटकवा विधि से उपज कम प्राप्त होती है और रामतिल की बुआई निर्धारित दूरी पर कतारों में करने से अधिक उत्पादन मिलता है। तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर रामतिल के बीजों की बुआई करें। इसमें क्या है कि जब पुष्पन जब होता है तो उस समय पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो रुक जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। और उत्पादन, क्योंकि पुष्प इसके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, यदि पानी गिर जाएगा तो इसके जो फूल होते हैं वो चिपक जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, जिससे फलियों का विकास नहीं हो पाता है। तो उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोनी का ऐसे समय का चयन करें जब पुष्पन पर बारिश कम हो। यदि आपका पुष्पन पे बारिश कम होगी तो आपका जो उत्पादन है वो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। और इसमें जब फलियां आती हैं तो थोड़ा सा आप इसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन और अच्छा और फलियां आपकी काफ़ी अच्छी मजबूत होंगी। खरीफ की फसल होने के कारण खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। रामतिल की उपज लेने के लिए 1-2 बार आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रित रहते हैं। बोने के 15-20 दिन बाद पौध विरलन के समय प्रथम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं कतारों के बीच में देसी हल चला करके यह कार्य जल्दी और कम लागत में किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा से निराई गुड़ाई संपन्न करें। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई हुई जो भी जानकारी है रामतिल के बारे में, यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेरी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। वन पुलिस की अवैध भूमि पर कार्रवाई, ग्रामीण कर रहे थे लगातार शिकायत। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र, अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 2018 के घोषणा पत्र की जलाई प्रांतियां, छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर साधा निशाना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ, निर्माण कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए सीएम बघेल। स्वास्थ्य कर्मियों का जेल भरो आंदोलन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नया रायपुर के तूता धरना स्थल से निकाली आक्रोश रैली। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत। कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को हुई जानकारी, पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेरी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। वन पुलिस की अवैध भूमि पर कार्रवाई, ग्रामीण ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाले दुग्ध ज्वर की समस्या के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी के अभाव में सही समय पर निदान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप दुग्ध ज्वर की समस्या का समाधान कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार।
आज के समय में अब पार्चुरेशन का समय है, मतलब गाय को बच्चा देने का समय अभी सबसे फेवरेबल समय रहता है। तो इस समय जो हाई एल्डर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, उसमें एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका नाम से आपको लग रहा होगा कि इसे फीवर आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फीवर नहीं आती है। लेकिन मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड है, मतलब कि ये बीमारी जो होती है वो गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद होती है या 3 दिनों के बाद, 72 घंटे के बाद होने की संभावना अधिक बनती है, इसलिए इसको मिल्क फीवर नाम दिया गया है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके प्राइमरी लक्षण जो होते हैं, इस स्टेज में क्या होती है कि इसमें कैल्शियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि गाय अभी नॉर्मल स्टेज में है, एकाएक जो दूध देना शुरू करती है और कोलेस्ट्रम जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलती है, यानी शरीर से एकाएक 20 से 30 ग्राम अधिक कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि शरीर मेंटेन नहीं कर पाती है, मतलब उतना नहीं निकाल पाती है अपने बोन से या अपने फीड से, जिसके कारण क्या होती है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं। यही लास्ट स्टेज में आने पर वो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है और जानवर मर भी जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी का ये बीमारी है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यदि ये लक्षण हल्का दिख जाए या आपको गाय को हमेशा हो रही है, पिछले बार हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्षण हल्का दिखे, उसी समय ओरल सप्लीमेंट कैल्शियम का देना शुरू कर दीजिए, जो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में होनी चाहिए। और जब भी कैल्शियम का सोर्स दें क्लोराइड और सल्फेट के रूप में दें। आप कभी भी चूँकि जो लिक्विड अभी मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है वो कैल्शियम प्रोपिनेट के रूप में उपलब्ध है, जो कि आप देंगे तो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी और उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है प्रोपेनिक एसिड होने के कारण, जो कि उस स्टेज में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिक ऑलरेडी गाय रहती है, इसलिए कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में जो रहती है उसका उपयोग नहीं करें। आप बोलस के रूप में या कोई भी पाउडर बना के कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। इसके बाद और इस स्टेज में कभी भी इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं और कोशिश भी नहीं करें। ओरल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, इसमें कभी ओवरडोज होने की संभावना आपको नहीं बनेगी। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आ जाती है तब इसमें आपको आईवी देना पड़ेगा, मतलब नस के द्वारा 500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। तो चूँकि इसमें बोरिक एसिड होती है जो कि उसको स्टेबलाइज करती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्टेबलाइज करती है, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। ये 500 ml यदि आप देते हैं तो उसको 11 से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। इतनी कैल्शियम ही उस जानवर के लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें।
मार्केट में बहुत सारे कम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे कम्बिनेशन और बहुत इलेक्ट्रोलाइट के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। केवल इसी से काम चला सकते, चूँकि कैल्शियम की कमी को हमको पूरा करना है। उसके बाद ओरल जो होती है उसको चालू रखिए और आपकी गाय को तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगी। इस बीमारी का सबसे बड़ी डायग्नोसिस यही है कि यदि 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उसको IV चढ़ा देते हैं तब वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, मतलब तुरंत वो जानवर खड़ी हो जाएगी यदि इसकी कमी है तो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र, अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 2018 के घोषणा पत्र की जलाई प्रांतियां, छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर साधा निशाना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ, निर्माण कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए सीएम बघेल। स्वास्थ्य कर्मियों का जेल भरो आंदोलन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नया रायपुर के तूता धरना स्थल से निकाली आक्रोश रैली। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत। कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को हुई जानकारी, पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, वन पुलिस की अवैध भूमि पर कार्रवाई, ग्रामीण कर रहे थे लगातार शिकायत। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र, अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने देश में पहले से ही परंपरागत रूप से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण इन मोटे अनाजों की खेती में कमी आई है। परंतु समय ने एक और करवट ली और बदलती जलवायु परिस्थितियों और मोटे अनाजों की डिमांड के कारण फिर से इन अनाजों को उत्पादन बढ़ने लगा। मोटे अनाजों की खेती कम पानी और कम लागत में किसी भी भूमि में आसानी से की जा सकती है। तो ये मोटे अनाज किस प्रकार से उपयोगी है और कैसे किसान इनसे अधिक आय कमाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। देखिए, जैसा 2023 को मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जिस तरह से योगा होके आया, आयुर्वेदा होके आया, उसी तरह से हमारा ये मोटा अनाज जो लुप्त हो रहा था उसको वापस पूरी दुनिया के अंदर पहचान दिलाने के लिए ये साल मनाया जा रहा है, और इसके लिए सीधा प्रयास है वो प्रधानमंत्री जी का रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, आप देखिए। ये अभी जैसे हमारे इस फार्म पे मिट्टी के बर्तनों में 10 तरह के बाजरे के बिस्किट, बाजरा है, जवार है, मक्का है, रागी है। रागी हमारे यहाँ राजस्थान में कम हो रही है, तो इससे राजस्थान के किसानों को क्या फ़ायदा होगा। जो हमारा बाजरा 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये बिकता था, अब पिछले समय आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी मोटे अनाज की प्रोडक्ट बने थे और सभी सांसदों ने उसका लुत्फ उठाया था। तो इस तरह से बाजरे की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों का जो 12-15 रुपये था वो 24-25 रुपये जाएगा, तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा है कि प्रोसेसिंग के अंदर जो छोटी छोटी यूनिट के लिए सब्सिडी दे रही है उसका भी किसान फ़ायदा उठा के, जैसे हम इस फार्म पे पिछले टाइम बाजरे के बिस्किट है, बिस्किट के अलावा नमकीन बनाई हमने, खिचड़ी बनाई, राबड़ी जो राब है बहुत फेमस है, VIP 5 स्टारों के अंदर तो एक कप ही है वो 80-90 रुपये का मिल रहा है, वो बनाई। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एग्री टूरिज्म के लिए टूरिस्ट आते हैं उनको बाजरे का चूरमा और बाजरे की खीर बनाकर भी हम खिला रहे हैं। तो इस तरह से बाजरे के 10-15 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। उसके अलावा अगर किसान चाहे तो ये जो मुरमुरे हैं, कुरकुरे हैं या जो दूसरे पोए टाइप हैं, इस तरह की भी बाजरे और मोटे अनाज के बनाकर, और किसान है वो खुद एग्री टूरिज्म पे काम करता है तो वो वहाँ खिला सकता है। अदरवाइज़ मोटा अनाज पैदा करके जो कीमत नहीं मिल रही थी वो उसको पूरी की पूरी किसान की कीमत भी मिलेगी, कीमत ही नहीं मिलेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा क्या है कि हम मोटा अनाज बोने में डरते थे किसान, हालांकि इसमें पानी की लागत कम है, खाद कम चाहिए, लेबर कम चाहिए और उसके अलावा पशुओं को चारा और मिल जाता है इससे, मोटे अनाज के जो वेस्ट होता है उससे। तो इस तरह से अगर कीमत और मिलने लग जाएगी तो किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को पैदा करेंगे और बेचेंगे। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है, वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए इसमें आयरन, कैल्शियम, मैं मेरी बात करूं तो मैंने 9वीं क्लास तक बाजरा खाया था और अभी भी मैं रात की बाजरे की ठंडी रोटी है वो सुबह गरम करके और दही के अंदर चूर के डेली इसका ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। और आप मेरा हीमोग्लोबिन आप देखिए 15.5 है और ये सीधा कारण है, डॉक्टर कह रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे मोटा अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और इससे लागत भी कम आएगी। किसान पैदा करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी और उनके खर्चे भी कम होंगे। तो किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि मोटे अनाज को वापस सरकार प्रमोट कर रही है, आप इसको अधिक से अधिक लगाइए, उगाइए, पैदा करिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निमौली, जिला रायपुर के कृषक नीरज पटेल ने। ये बैगन की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नीरज पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आपको बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है, इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए। कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें।
सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब लंबे समय तक पानी ना गिरे तो फिर सिंचाई करना चाहिए। और फिर जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत में तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन तक खड़ी फसल में पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा, फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसको ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा, बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मेगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर
1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात।